हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। ये वीडियो नंबर 21 है, टॉपिक नंबर 9 है, इसका भी ये पार्ट 1 है। आज इस टॉपिक नंबर 9 के पार्ट 1 में अपन स्टडी करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर क्लास 12th एमपी बोर्ड। ऐसे स्टूडेंट्स जो एमपी बोर्ड में अध्ययन कर रहे हैं और क्लास 12th में है, उन छात्रों के लिए वीडियो ना बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद करने हैं, कितने क्वेश्चन आपको याद करने हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में क्या क्या आता है, क्वेश्चन आंसर कहाँ से आते हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, ये सारी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं टॉपिक, जिसका नाम है पाठ सारांश कक्षा 12। यानी कि बात कर लेते हैं अपन कौन कौन से पार्ट हैं जहां से क्वेश्चन आंसर आते हैं। ठीक है, इसकी आज जानकारी लेंगे अपन। बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये आपने मिस कर दिया तो आज आप कहेंगे इस चीज को कि सर ने आज हमें बहुत अच्छा कुछ सिखाया। ठीक है, अभी तक वीडियो देखी है आप लोगों ने मेरी, अब आज इस वीडियो को देखिए, पूरा देखना ध्यान लगा के। तो देखिए, अगर अपन पाठ सारांश की बात करें जो कक्षा 12वीं में है, वो कहाँ कहाँ से है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके क्लास 12th में 3 बुक है। कितनी किताबें? 3, 1 2 3 किताबें हैं आपकी बुक में। पहली का नाम है आरोह भाग 2। इस बुक का नाम है ये आरोह भाग 2। आरोह भाग 1 जो है वो क्लास 11th में आती है। आपकी बुक का नाम है आरोह भाग 2। ठीक है, पहली बुक हो गई। दूसरी बुक आती है आपकी वितान भाग 2। ठीक है, तीसरी बुक आती है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम। ये आपके में 3 बुक है टोटल कुल मिलाकर के। ठीक है, अब देखिए जो आरोह भाग 2 है, ये आरोह भाग 2 नाम की जो बुक है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है काव्य खंड और दूसरा भाग है इसका गद्य खंड। देखो यहां भी लिखा है आरोह भाग 2 का गद्य खंड वाला पोर्शन ये रहा, और आरोह भाग 2 के काव्य खंड वाला पोर्शन आपके सामने लिखा है। दूसरी नंबर की बुक वितान भाग 2, तीसरे नंबर की बुक अभिव्यक्ति और माध्यम। इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको समझ लीजिएगा। एक बात बताइए, जब आप किसी कोचिंग पे जाते हैं तो मान लो मैं ही टीचर हूँ, मेरे पास कोई बच्चा पढ़ने आता है, मुझे पता है कि मेरे पास अभी पूरी साल पड़ी है, ये हिंदी पढ़ानी है मेरे को, पूरी साल में मुझे हिंदी करानी है बच्चे को, फीस भी लेना है उससे, सही बात है ना। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं उस बच्चे को सबसे पहले कहाँ उलझाऊंगा? इन क्वेश्चन आंसरों में। कहाँ उलझाऊंगा? इन क्वेश्चन आंसरों में उलझा के रख दूंगा, क्योंकि ना मुझे पूरी साल पढ़ाना तो हिंदी है ना। ग्रामर कितना समय लेगी? 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बस। अब 6, 7, 8 महीने जो बचते हैं, मान लो 10 महीने सिलेबस से पूरा, उसमें मैं उसे क्या पढ़ाऊंगा? तो उसमें पढ़ाने होते हैं क्वेश्चन आंसर। समझ गए मेरी बात? अब देखिएगा, मैं पूरी आपको डिटेल के साथ बता रहा हूँ कहाँ अपन गलती करते हैं कहाँ नहीं करते। देखिए ध्यान से। अब देखिए, अगर हम आरोह भाग 2 के काव्य खंड की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 7 कितने पार्ट है? इसमें 7 पार्ट है, 7 पार्ट है इसमें। ठीक है, अगर आरोह भाग 2 के गद्य खंड की बात करूं, बुक तो एक ही है ना, इसके 2 भाग हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। इस आरोह भाग 2 में देखिए 6 पार्ट है। ठीक है, 6 पार्ट इसमें है, 7 पार्ट है इसमें। ठीक है, वितान भाग 2 की बात करें, इसमें 3 पार्ट है। अगर अभिव्यक्ति और माध्यम की बात करें, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, इकाई 1 और इकाई 2। इसमें देखिए इकाई 1 में 3 पार्ट है, इकाई 2 में 5 पार्ट है। कुल मिला के 8 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट ये 11, 11 के बाद 6 जी 17, 17 और 7 कितने हो गए? 24 पार्ट। कुल मिलाकर के 24 पार्ट हैं। अब 24 पार्ट हैं तो सोचिए मन से, एक टीचर अगर एक चैप्टर 10 क्वेश्चन भी कराता है तो वो कराएगा, 10 क्वेश्चन करा देगा, लिखा देगा, आपको समझा देगा। उसके बाद आपको प्रतिदिन 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन याद करने के लिए देगा। तो 1 महीने में आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं? 60 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन के हिसाब से 60 क्वेश्चन कर पाएंगे, 3 क्वेश्चन के हिसाब से मान लो 90 क्वेश्चन कर पाएंगे। यानी कि आप 1 महीने में 8-9 पार्ट याद कर पाते हैं। ठीक है, अब कुल मिलाकर 24 पार्ट है, लगभग 3 महीने लगाएगा इसी को कराने में। ठीक है, अब देखिए मैं आपको शॉर्टकट कराने के वाला हूं, मतलब आपका पेपर में नंबर कटेगा ही नहीं और आपका काम हो ही जाएगा, क्वेश्चन आंसर आपको सारे याद हो ही जाएंगे। देखिए कैसे कराने वाला हूं, ये तो मैजिक समझिए ध्यान से। अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो देखिए यहाँ पे पार्ट 1 में आत्म परिचय और एक गीत, यानी कि इसमें 2 पार्ट है। इस पार्ट 1 में 2 पार्ट है। ठीक है, इन दोनों पाठों को लिखा किसने है? हरवंश राय बच्चन जी ने। अच्छा, मैंने ये पाठ के नाम और ये सब क्यों लिखा है? मैंने सबके पाठ के नाम लिखे हैं पीछे देखो, है ना। और ये तुम्हारे राइटर जिसके कौन है, वो उनके नाम भी मैंने लिखे हैं। वो मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ना जब क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएंगे ना, ये क्वेश्चन आंसर चलेगी, अभी कुछ पार्ट इसके चलेंगे, पार्ट 1 है इसका, 2 3 4 करके पार्ट आएंगे। इन क्वेश्चन आंसर खत्म होते ही मैं आपको कराऊंगा भावार्थ, जिसे बोलते हैं, आपने देखा होगा संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो होती है, उनको मैं कराऊंगा। तब आपको संदर्भ में लिखना पड़ेंगे ना, पाठ का नाम भी लिखना पड़ेगा और उसका राइटर कौन सा उसका नाम भी लिखना पड़ता है। इसीलिए आप क्या करना, ये जो यहाँ से आरोह भाग 2 के काव्य खंड से भावार्थ आते हैं और आरोह भाग 2 के गद्य खंड से भावार्थ आते हैं, तो इनके पाठों के नाम और इनकी जो राइटर हैं, पीछे राइटरों के नाम लिखे हैं सबके, यहाँ भी लिखे हैं सबके, इनको आप याद कर लेना। इनको भले ही मत करना, इनकी कोई आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ से भावार्थ आती नहीं है।
इसमें से भी कोई बात नहीं आती, इनके नाम याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इन पाठों के नाम और यहाँ पे कवियों के नाम, इनके जो राइटर हैं इनके नाम आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी है, किताब नहीं है कहाँ से देखोगे ना। देखिए अब पार्ट 1 की बात कर लेते, इसमें 2 पाठों को मिक्स कर दिया गया है, तो यानी आत्म परिचय और एक गीत, 2 पाठ हैं, दोनों ही पाठ हरबंस राय बच्ची जी ने लिखे हैं। इन दोनों पाठों को एक पाठ में ज्वाइंट कर दिया है, ठीक है। अगर पार्ट 2 की बात करें तो इसमें आता है पतंग, सिंगल चैप्टर है इसमें ओनली, ये लिखा है आलोक धनवा ने, ठीक है। इसमें सिंगल ही पार्ट है, इसमें 2 पाठों को एक में मिक्स कर दिया है। पार्ट 3 की बात करें तो देखिए कविता के बहाने बात सीधी थी पर, 2 पाठ हो गए इसमें, ये दोनों ही किसने लिखे हैं, कुंवर नारायण जी ने लिखे हैं। इनको दोनों को मिक्स कर दिया पार्ट 3 में, ठीक है। अभी देखते जाइए सिर्फ आप है ना। पार्ट 4 की बात करें, बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी नटराज जी ने लिखा है, सिंगल पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 5 की बात करें तो देखिए ए और बी 2 भाग दिख रहे हैं, कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये दोनों ही पाठों को पार्ट 5 में मिक्स कर दिया गया। इसके रचयिता कौन है, तो तुलसीदास जी, लेखक कौन है, तुलसीदास जी है। पार्ट 6 में सिंगल पार्ट है रोवैया, इसके राइटर कौन है, फ्राग गोरखमुखी है। पार्ट 7 की बात करें तो इसमें देखिए छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख, ये दो पाठों को एक में मिक्स कर दिया गया है। ये किसने लिखा है, उमाशंकर जोशी जी ने लिखा है। अब बताइए क्या ये आपको 7 पाठ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे होंगे। कितने पाठ हैं इसमें, सोचिए मन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नाम है 7 पाठ लेकिन है कितने, 11 पाठ। और सोचिए एक टीचर कम से कम कितने क्वेश्चन कराएगा, कम से कम 10 क्वेश्चन तो एक पाठ से बन जाते हैं, आप भी जानते हैं। तो देखिए यहां से कुल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, यहां से बनेंगे कुल मिलाकर के 110 क्वेश्चन। एक पार्ट में 10 क्वेश्चन है तो कुल मिलाकर के बन जाएंगे आपके कितने, 110 क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे, ठीक है। अब बात थोड़ी सी आरोह भाग 2 के गद्य खंड की कर लेते हैं। इसमें देखिए कुल मिलाकर कितने पार्ट है, 6 पार्ट है। पहले पार्ट का नाम भक्तिन है और इसके राइटर कौन है, महादेव वर्मा जी हैं। दूसरे का नाम बादल दर्शन है, राइटर कौन है, जैनेन्द्र कुमार है। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती, पहलवान की ढोलक फणीश्वरनाथ रेणु, श्रीश के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसमें देखिए पार्ट 6 में 2 पाठों को मिक्स किया गया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पहला पार्ट है, और मेरी कल्पना और आदर्श समाज दूसरा पार्ट है। इन दोनों को लिखा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है। इसमें भी 2 पार्ट है, तो बताइए यहाँ पे 6 पार्ट है कि 7 है, तो कुल मिलाकर 7 पार्ट आपको दिख रहे हैं। एक पार्ट से 10 क्वेश्चन कराता है कोई टीचर, तो कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए, यहाँ से 70 क्वेश्चन हो गए। समझ में इतना आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब दूसरी बुक की बात कर लेते, बेतान भाग 2, ये आपकी सेकंड बुक है, ये पहली बुक खत्म हो गई यहाँ तक। दूसरी बुक की बात कर लेते हैं, 3 ही पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, 30 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। इसकी बात करें, इसमें देखिए इकाई 1 अभिव्यक्ति और माध्यम बुक का नाम है। इसमें इकाई 1 इकाई 2 दो इकाइयां हैं। पहली इकाई में 3 पार्ट है इसलिए 30 क्वेश्चन, और दूसरी इकाई में 5 पार्ट इसलिए 50 क्वेश्चन। तो कुल मिला के यहां से बनते हैं 80 क्वेश्चन। सोचिए, अब देखिए इतने तो कम से कम कोई टीचर कराएगा ही। अगर मेरे पास भी कोई स्टूडेंट आता है पढ़ने के लिए और मुझे पता है कि मुझे पूरी साल है मेरे पास अभी ना, पूरा एग्जाम टाइम तक मुझे इसको हिंदी पढ़ाना है, तो मैं कराऊंगा इतने क्वेश्चन, तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब देखिए 110 क्वेश्चन है, यहाँ पे 70 क्वेश्चन है, 30 दिए, 70 30 100 100 और 80 180 180 और 10 110, कुल मिलाकर के होते हैं 290 क्वेश्चन। कितने हो गए, 290 हो गए। 290 क्वेश्चन लगभग आप 300 क्वेश्चन मान के चलिए। अगर आप 10 क्वेश्चन पर डे के याद करते हैं तो आपका 30 दिन में कितने हो जाएंगे, 30 दाम 300, यानी 30 दिन में आप याद कर पाएंगे इन क्वेश्चन आंसरों को, ठीक है। अगर आप 5 क्वेश्चन पर डे के याद करते हैं तो आपको 60 पंजे 300, यानी कि आपको 2 महीने याद करने में लग जाएंगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है। और कोई बच्चा तो 2-3 ही क्वेश्चन याद कर पाता है तो उसको 3-4 महीने भी लग सकते हैं। अब भैया मुझे बताइए, मैं अगर आपके लिए शॉर्टकट कर दूं, ये पूरा यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, 110 क्वेश्चन है। अगर मैं बात कर लूं थोड़ा सा, मैं ये बोलूंगा आप लोगों से कि मैं इसको बहुत कम क्वेश्चन करा दूंगा आपको, और मैं गारंटी भी लूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन ना पेपर में आएंगे। इतना सब मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको 1 महीना देना है, ना आपको 2 महीने देने, ना 3 महीने देने। मैं तो कहता हूँ आप 4-5 दिन दे दीजिए बस मुझे, मैं सारे पाठ्य क्वेश्चन से याद करा दूंगा आपको। जितना मैं आपको एक वीडियो में बताऊं बस आप उतने क्वेश्चन एक दिन में याद कर लेना। 4-5 वीडियो में तो खत्म ही कर दूंगा पूरा ये क्वेश्चन आंसर है वो सब में ना। तो देखिए कैसे, यहाँ पे 110 क्वेश्चन लिखे ना, इतना कराऊंगा ही नहीं मैं, यहां से लूंगा बस आपको दूंगा 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। ये देने पड़ेंगे यार इतने तो, ठीक है। 70 क्वेश्चन है यहां से भी मैं 15 से 20 क्वेश्चन दूंगा, इतने आपको याद नहीं करने, ठीक है। बिल्कुल इंपोर्टेंट बताऊंगा, लिखा क्या है मैंने, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल पेपर में बाहर ले जाएगा नहीं, मैं कह रहा हूं इस चीज को, ठीक है।
यहाँ पे लिखिए 30 क्वेश्चन, यहाँ पे दूंगा मैं 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 80 क्वेश्चन, या तो देखिए सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, या तो मैं आपको 5-6 क्वेश्चन देकर ही काम खत्म करूंगा, है ना। 80 नहीं कराऊंगा, मैं आपको 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा। 30 नहीं कराऊंगा, 8 से 10 क्वेश्चन कराऊंगा। 70 नहीं कराऊंगा, 15 से 20 कराऊंगा। 110 नहीं कराऊंगा, 15 से 20 कराऊंगा। लगभग देखिए आप, मान लीजिए 15-17 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। 15 से 20 का मतलब 15 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 17 हो सकते हैं, 20 तक हो सकते हैं, ठीक है। मैं भी आपको चेक करके बता पाऊंगा कितना क्वेश्चन मैंने लगाए हैं, अभी मैं दिमाग में रहा नहीं है इतना, है ना। तो 15 से 20 क्वेश्चन, 17-18 क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ से, 17-18 यहाँ से, कुल मिला के दोनों जगह से देखा जाए 35 क्वेश्चन हो जाते हैं। 8 से 10 इसमें लगभग 45 क्वेश्चन, 44-45 क्वेश्चन हो जाएंगे। और यहाँ से देखा जाए तो आपके 50, पूरा की पूरा मैं 50 क्वेश्चनों में पूरी क्वेश्चन आंसरों को खत्म कर दूंगा, पूरे जितने भी क्वेश्चन आंसर है उनसे खत्म कर दूंगा। इससे आउट आपका कभी नहीं जाएगा, इतने मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो देखिए, अगर आपको अच्छा लगे कि ना, हाँ मुझे विश्वास हो, तो आप मेरे साथ चलिएगा। मैं आपको एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, और बिल्कुल इंपोर्टेंट मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा। बस आप मेरी लगातार आने वाली वीडियो को देखते जाइएगा, है ना। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसी वीडियो आएंगी और उनको करते जाना। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपन कौन सी, आरोह भाग के काव्य खंड से। आरोह भाग के काव्य खंड में जो आपको पाठ दिख रहे हैं, इन पाठ में क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, उसमें आपका पूरा काव्य खंड खत्म हो जाएगा। फिर अगले जो आएगी उसमें मैं आपको गद्य खंडे कराऊंगा, जिसमें आपके सारे क्वेश्चनों को 15 से 20 क्वेश्चनों में सारे पाठ क्वेश्चन आंसर ले लूंगा। अगले में ऐसे, अगले में 4-5 वीडियो में खत्म कर दूंगा, कोशिश करूंगा। थोड़ी वीडियो लंबी होगी पर आप देख लेना सबको, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे कोई पार्ट इसमें ऐसा भी होगा इसमें क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, तो आप चिंता ना करिए। वो जो छोड़ूंगा ना जिस पार्ट को, इस पार्ट में से क्वेश्चन आना ही नहीं है, उसी पार्ट को छोड़ूंगा। बाद बाकी में सारे पार्ट के जो इंपोर्टेंट होंगे उन्हें निकाल के आपके सामने ले आऊंगा, ठीक है। तो देखिए, अब शुरू करते हैं अपन कौन सा, समझ में तो आप लोगों की में आ गया होगा ना, आरोह भाग 2, ठीक है। इसमें क्या क्या आना है आपके में, है ना। और आप समझ गए होंगे कि हम कितनी बड़ी गलती करते हैं, इतने सारे क्वेश्चन आंसर क्या फायदा होने वाला, सोचिए। ये क्वेश्चन आंसर आपकी कौन सी जॉब में काम आने वाले हैं, कहाँ काम आपकी परसेंट के लिए वैसे मायने रखते हैं, बाद बाकी आपकी लाइफ में कभी ये काम आने वाले नहीं, इतना मैं जानता हूँ। समझ गए मेरी बात। आपको अगर स्टडी करना है, अच्छे से ज्ञान लेना है, तो पूरे पाठ को पढ़िएगा, किताब लेके आइए, उस पाठ को पूरा पढ़िए, अर्थ करिए उसका, फिर आपको नॉलेज मिलेगी। क्वेश्चन आंसर याद करने से क्या नॉलेज मिलने वाली है, आप तो एग्जाम के लिए याद करते हैं, तो एग्जाम के लिए कम कर लेंगे, वो पर्याप्त होगा हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब मैं आपको शुरू कर रहा हूँ कौन से, आरोह भाग 2 काव्य खंड क्वेश्चन आंसर। इसमें मैं पहले आपको पाठ का नाम भी लिख दूंगा और किसने लिखा है, ये सब सारी चीजें लिख दूंगा मैं, ना। पार्ट 2 में नहीं कराऊंगा तो पार्ट 2 के पीछे क्रॉस लगा दूंगा, पार्ट 3, 4 करके इस प्रकार से खत्म करेंगे पहले, फिर अपन इनको ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए अब काव्य खंड के क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है पार्ट 1, ठीक है। इसमें 2 पार्ट है, मैंने बताया था अभी आपको, आत्म परिचय और एक गीत। इससे कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उनको अपन स्टडी करेंगे अब, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे ध्यान से, तब तक आप आंसर कैसे देंगे। जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप तो काउंटिंग करते जाइए। मैं ना आपको भले ही एक पार्ट में 5 कराऊं, 6 कराऊं, 7 कराऊं, 8 कराऊं, और किसी पार्ट में एक भी ना कराऊं, उससे मतलब नहीं है। आपको गिनने ओनली 50 क्वेश्चन, मैं कोशिश करूंगा 50 से भी कम करने की, लेकिन लास्ट 50 में मैं आपके सारे क्वेश्चन खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ पे जो बात बोली गई है कि जहां पर दाना रहते हैं वहां नादान भी होते हैं, कवि ऐसा क्यों कहा है कवि ने। देखिए ध्यान से, आंसर क्या है, दाना का अर्थ होता है ज्ञानी लोग। एक चीज और बता दूं मैं आपको, इससे आसान लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिल सकती, आप ट्राई करके चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल सटीक आंसर है, जो पूछा गया है उसी का आंसर मैंने उसी भाषा में दिया है, ठीक है। तो दाना का अर्थ होता है क्या, ज्ञानी लोग, तथा नादान का अर्थ होता है अज्ञानी लोग। दाना और नादान 2 वर्ण है इसमें, दोनों का अर्थ समझ में आ गया आप लोगों की में। दाना का अर्थ क्या है, ज्ञानी लोगों से, और नादान का अर्थ क्या है, अज्ञानी लोगों से। अर्थात इस संसार में समझदार एवं
नासमझ दोनों तरह के लोग रहते हैं। आपने भी देखा होगा, संसार है, इसमें हर प्रकार का इंसान आपको मिल जाएगा। एक तो बुद्धिमान इंसान भी मिल जाएगा, एक मूर्ख व्यक्ति। बुद्धिमान इंसान वो होता है जो अपने काम पे ध्यान देता है। बस जैसे अभी आप स्टूडेंट हो, आप बुद्धिमान कब कहलाओगे? जब आप अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे, बाद बाकी और किसी काम को फालतू वालतू को नहीं करेंगे। अब ये सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, एग्जाम टाइम नजदीक है तो आप बुद्धिमान कहलाएंगे। एक मूर्ख बच्चा होता है जो सारे दिन खेलता कूदता रहता है, फालतू के मोबाइल वगैरह चलाते रहता है, कुछ भी देखता रहता है। तो ये जो बच्चे हैं वो मूर्ख हैं, क्योंकि ना इनको चिंता नहीं है ना पढ़ाई की, अपनी बोर्ड एग्जाम नजदीक आने वाले, ये पढ़ाई कर लेनी चाहिए। हर प्रकार का इंसान संसार में आपको मिल जाएगा। कभी यहाँ पे कहना चाह रहा है, तो यहाँ पे देखिए, संसार में समझदार एवं नासमझ दोनों ही तरह के लोग रहते हैं। जो लोग प्रत्येक काम को सोच समझ कर करते हैं वे दाना होते हैं, जबकि बिना सोचे समझे काम करने वाले लोग नादान होते हैं। आसान भाषा है बिल्कुल, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन भाषा जब पढ़ेंगे तो तुरंत याद भी हो जाएगा। ठीक है, अतः कवि ने दोनों में अंतर बताने के लिए ऐसा कहा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो कवि ने यहाँ पे दाना और नादान दोनों में अंतर बताने के लिए ऐसा कहा है। समझ में आ गया सब बच्चों की? बहुत आसान भाषा है। दाना का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी। नादान का अर्थ क्या होता है? अज्ञानी लोग। अर्थात दोनों ही प्रकार के लोग संसार में रहते हैं। जो सोच समझ कर काम करते हैं वो दाना कहलाते हैं, जो ना सोचे समझे काम कर लेते हैं, बिना सोचे समझे, उनको नादान कहते हैं। दोनों में अंतर कवि ने समझाने के लिए ये वाली पंक्ति कही है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है इस पार्ट से अगले क्वेश्चन की रुख करते हैं। मैं और जग और कहां का नाता। देखिए आप इस पंक्ति में, ये पूरी पंक्ति है, यहां से मैं और जग और कहां का नाता, यहां तक एक पंक्ति है। क्वेश्चन क्या पूछा है लास्ट में? देखिए, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बतानी है, यानी कि और का क्या क्या अर्थ होता है यहाँ पे बताना है। यहाँ पे देखिए और 3 बार आया है, 1 और 2 और 3 और शब्द यहाँ पे 3 बार आया। तीनों बार इसके अलग अलग सेंस है। तो एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म है कि जब कोई शब्द बार बार रिपीट करता है, मैंने आपको बताया था, और उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है हर बार, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ और शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। क्लियर है? ये आपको लिख देनी है वाली लाइन। क्वेश्चन अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छे से लिखोगे। जो पूछा है उसके अलावा थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा करके लिख देते हैं तो आपको अच्छे नंबर भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए अब इन तीनों औरों का अर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, तीनों और का मतलब क्या है। तो देखिए, पहले और में कवि स्वयं को आम आदमी से अलग बता रहा है, यानी पहले और में कह रहा है मैं और जग और कहां का नाता, मतलब मैं तो कुछ और ही हूं और ये जग पता नहीं क्या है, और मेरा इस जग से भला क्या नाता हो सकता है। ऐसा कवि बोल रहा है पंक्ति में, आपको भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पहले और में क्या कह रहा है कवि? स्वयं को आम आदमी, संसार में रहने वाले आम आदमी है, उनसे अलग बता रहा है। दूसरे और के प्रयोग में कवि संसार की विशिष्टता को बता रहा है। विशिष्टता माने उसकी विशेषता। एक तो संसार ऐसे लोगों का भरा पड़ा है, और एक में मेरा स्वभाव बिल्कुल भी अलग है ना, ऐसा कवि बता रहा है। तीसरे और के प्रयोग में, दो समझ में आ गए आप लोगों की में, तीसरे और के प्रयोग में कवि ने अपना संसार से किसी भी तरह का कोई संबंध न रखने की बात कही है। यहाँ पे 3 और है, तीनों और में, इस वाले और का मतलब क्या है कि कवि अपने आप को आम आदमी से अलग बताता है। इस वाले और के मतलब क्या? और जग के साथ में और लगा है, इसका मतलब है कि संसार की विशेषताएं बता रहा है कवि इसके माध्यम से। और तीसरा जो और है तो कह रहा है कहाँ का नाता, तो भला संसार का मुझसे कोई संबंध नहीं है, मतलब कोई नाता नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, अर्थात कवि कहना चाहता है कि मेरा स्वभाव इस संसार के स्वभाव से बिल्कुल अलग है, तो भला मेरा इस संसार से कोई नाता कैसे हो सकता है। यहाँ पे इस वाली लाइन को भी आपको लिखना है। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन भाषा इसकी बहुत आसान है, आपको आराम से याद हो जाएगी। 2-3 बार आप इसको रिवाइज कर लेना, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप तो बस काउंटिंग करते जाइएगा। देखिए 50 क्वेश्चन में ही मैं आपकी पूरी हिंदी के जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें खत्म कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये इसी चैप्टर से याद रखना, अभी इसी चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ चल रहे हैं अभी। तो देखिए, शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। इस चैप्टर से मैंने 6 क्वेश्चनों को लिया है। चिंता ना करिए, आपके ओनली 50 ही होंगे। सोच में पढ़ रहे होंगे कि सर अगर पहले ही पार्ट से 6 क्वेश्चन है तो बहुत सारे पार्ट हैं, 24 पार्ट है, कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे नहीं होने दूंगा, चिंता ना करिए। जो पार्ट
में से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, हर हालत में उसमें क्वेश्चन आना ही आना है, उस पार्ट में से क्वेश्चन ज्यादा लूंगा मैं। और ऐसे कुछ पार्ट में क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, उनको हटा देंगे अपन, क्या दिक्कत है। दूसरी बात, आप तो बस काउंटिंग करते जाइए, 50 क्वेश्चन होगी, 50 के बाद 51 का मैं ऑप्शन नहीं कहूंगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शीतलवाणी में आग। ये आप जब कविता पढ़ेंगे तो आपको ये वाला जो सेंटेंस है वो लिखा दिखाई देगा कि होने का क्या अभिप्राय है। तो देखिए, शीतलवाणी में आग, वाणी तो शीतल है लेकिन आग है। यहाँ पे दो विलोम शब्द है, अलग अलग आ रहे हैं, देखो शीतल और आग दोनों ही अलग अलग विलोम शब्द है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, मैंने आपको अलंकार चैप्टर में पढ़ाया था, जब दो विलोम शब्द आ जाते हैं तो वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। सीधी सा बात यहाँ पे लिख सकते हैं कि ना, यहाँ पे विरोधाभास की अभिव्यक्ति दिखाई दे रही है, ठीक है। बाद में आप नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, इतना जो आंसर है उसको लिखिएगा। शीतलवाणी में आग के होने का मतलब है कि कवि की वाणी में शीतलता तो दिखाई देती है लेकिन उसमें आग जैसे जोशीले विचार भरे रहते हैं। कवि ने यहाँ पे क्या क्यों बोला है कि शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूं, क्योंकि कवि की जो वाणी है वो शीतल तो है लेकिन उसमें आग जैसे जोशीले, जोश उत्पन्न कर देने वाले क्या है, शब्द हैं, ठीक है, विचार हैं। अर्थात ऐसी वाणी, अब समझिए शीतलवाणी होती है, शीतलवाणी में आग, इसका मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है। तो ऐसी वाणी जिसमें संसार के प्रति विद्रोह की भावना हो, या कह सकते हैं आक्रोश भरा हो, लेकिन वाणी में शीतलता भी भरी हो, ठीक है। मतलब विद्रोह की भावना हो, आक्रोश हो, लेकिन वाणी में शीतलता भी भरी हो, तो ऐसी वाणी को हम शीतलवाणी में आग कहते हैं। यानी कि ऐसी वाणी जब आप सुने, संसार के प्रति उसमें जोश हो, आक्रोश भरा हो, उस वाणी में एकदम बाण की तरह चुभ जाए वो वाणी, संसार के लोग जब उसे पढ़े तो, लेकिन उसमें शीतलता भी हो, कोई अपशब्द यूज नहीं किए गए हो, तो उस वाली वाणी को अपन कहते हैं शीतल वाणी में आग। समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। आपने भी अक्सर देखा होगा जब कोई आपसे बोलता है, मतलब पूरी की पूरी बात कह दे, आपको एकदम मिर्ची भी लग जाए, समझ गए ना मेरी बात को, आपको बुरा भी लग जाए उसकी बातों का, लेकिन आप उससे कुछ कह ना पाए। जब टीचर डांटता है ना, टीचर आपकी जब बोलता है तो कैसे बोलता है, शीतलवाणी में आग की तरह बोलता है। यानी कि आपको लगता है ना भैया बेकार, मतलब सुनने में बेकार भी लगे, शर्म आने लगती है, लेकिन उसकी वाणी में शीतलता होती है तो आप उससे कुछ कह नहीं पाते हैं। समझ गए, बस वही सेंस है यहाँ पर शीतलवाणी में आग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये बच्चे जो है शब्द, यहाँ पे बच्चे कोई आदमी के बच्चे नहीं है, यहाँ पे बच्चों का अर्थ लिया गया है चिड़िया के बच्चों से, ठीक है। तो चिड़िया के बच्चे, बच्चे का आशय है चिड़िया के बच्चे। नीड़ माने होता है घोंसला, तो घोंसलों से क्यों झांक रहे हैं, मतलब क्यों देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, बच्चों का आशय यहाँ चिड़िया के बच्चों से है। इन बच्चों के जो माता पिता हैं वो भोजन की तलाश में सुबह ही अपने घोंसलों से बाहर निकल जाते हैं। आपने देखा होगा चिड़िया के जो माता पिता होते हैं बच्चों के, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए भोजन तलाशने की खातिर घर से बाहर सुबह निकल जाते हैं अपने घोंसलों से, ठीक है। तो अब क्या होता है, उसमें जो बच्चे घोंसले में बच्चे हैं तो वो क्या होते हैं, भूखे होते हैं, तो भूख से व्याकुल बच्चे अपने माता पिता के शीघ्र घर लौटने की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन था ये, इसका ये छोटा सा आंसर है कि बच्चे क्यों झांक रहे हैं नीड़ों से, घोंसलों से क्यों झांक रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारे माता पिता भोजन लेने के लिए गए हैं, अब वो जल्दी लौटने वाले होंगे तो ना हम भरपेट भोजन कर पाएंगे, इस आशा में वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो, और नीड़ों से बार बार यानी घोंसलों से बार बार निकल निकल के वो देख रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी बच्चे को। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है और समझने वाला भी है। संसार में कष्टों को सहते हुए भी, संसार में कष्ट सबके पास, सबके ऊपर पड़ते हैं, ध्यान रखना। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। ये क्वेश्चन कुछ कवि ने क्वेश्चन पूछा गया चैप्टर में, कि कवि ने इसमें बताया भी है कि कैसे माहौल पैदा कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है अपना, संसार में कष्ट सबके ऊपर पड़ते हैं, भगवान राम के ऊपर भी पड़ते हैं आपको पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो खुश रहा करते थे। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को ध्यान समझने की आवश्यकता है। देखिए, सुख दुख या बात करें लाभ हानि या बात करें आनंद और कष्ट, ये तीनों ही आप जानते हैं, सुख के बाद दुख, लाभ हानि, आनंद कष्ट, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि सिक्का होता है, मैं कहूं चित्त और पट्ट क्या है, तो आप बोलेंगे सर एक सिक्के की एक साइड चित्ता आता है, एक साइड पट्टा आता है, यानी कि एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। तो ठीक है, ऐसे ही यानी आप जब सिक्का उछालेंगे तो कभी चित्त गिरेगा तो कभी पट्ट गिरेगा। तो ठीक है, ऐसे ही किसी पर दुख है तो किसी के पास सुख है, ठीक है, दुख है तो किसी का सुख है। कोई को हानि हो गई
तो कोई को फायदा हो गया, कोई आनंद में है तो कोई कष्टों में पड़ा हुआ है, यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, जिस प्रकार से रात के बाद सवेरा होता है, देखिए जिस प्रकार से रात के बाद सवेरा होता है, ठीक उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी आता है। तो हमें समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ना जिस प्रकार से रात के बाद सवेरा होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार से दुख के बाद सुख का भी आना निश्चित है। इसीलिए कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि इसीलिए हमें दुख में अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए और सुख में अत्यधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए। कवि से एक बार पूछा गया था कि आप इतना खुश क्यों रहते हो, क्या आप पे कष्ट नहीं पड़ते? तो कवि ने यही बात बोली थी कि मैं जब दुख आता है तो अत्यधिक दुखी नहीं होता, जब सुख आता है तो अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए मैं दोनों ही कंडीशनों को, दोनों ही स्थितियों को बराबर समान रूप से स्वीकार करता हूं। इसीलिए मैं हमेशा मस्ती के माहौल में रहता हूं। तो यहीं पे कवि ने यही बात बोली है कि इसीलिए हमें दुख में अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए और सुख में अत्यधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए। दोनों ही स्थितियों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए, ताकि कष्टों को सहते हुए भी, ये बात आ गई ना ऊपर वाली, कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल पैदा किया जा सके। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें एक सीख ही मिलती है कि ना हमें कभी भी कष्टों में, दुखों में, परेशानियां जब हम पड़ जाएं तो हमें दुखी नहीं होना है। उनको ज्यादातर बच्चे दुखी हो जाते हैं, अभी पेपर का टाइम चल रहा है, सोचिए मन से, अब टेंशन में पड़ गए। क्यों टेंशन करें यार? दुख इस बात का नहीं है कि समय निकल गया, बल्कि खुशी इस बात की होनी चाहिए कि अभी हमारे पास समय है पढ़ने के लिए, तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए। टेंशन ना करिए आप। देखिए आगे, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस वाले क्वेश्चन समझिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है ताकि आवृत्ति, देखो कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। ये आप जब कविता पढ़ेंगे, चैप्टर 1 में एक पढ़ेंगे, एक गीत है जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस गीत को जब आप पढ़ेंगे, इस कविता को, तो आपको ये वाला जो सेंटेंस है पूरा, ये कई बार मिलेगा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखिए इसकी आवृत्ति से, यानी कि इसके बार बार आने से कविता में किस विशेषता का पता चलता है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो देखिए कविता में दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति कई बार आई है। आप भी इसको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ना कई बार पंक्ति आई है। इससे कविता में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार की उत्पत्ति हुई है। यहाँ देखिए जल्दी जल्दी सेंस 2 बार आया है शब्द। जब एक शब्द 2 बार आता है, मैंने अलंकार चैप्टर में आपको पढ़ाया था, और दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है, जल्दी जल्दी, बार बार, मतलब तो इससे क्या है, यहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और जब 2 शब्द एक से अधिक 2 बार आ जाए, लेकिन उनका अर्थ बार बार भिन्न भिन्न क्या हो, अलग अलग, मतलब अलग अलग अर्थ निकले उनका, तो वहां पे होता है यमक अलंकार। समझ में आ गया? मैंने आपको अलंकार चैप्टर में पढ़ाया है, नहीं देखा हो तो वीडियो आप देख लेना। आगे देखिए, इससे एक तो क्या हुआ है, यहाँ पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार की उत्पत्ति हुई है, इसके बार बार आने से, जल्दी जल्दी आने से, है ना। और देखिए साथ में कविता में गीयता आ गई है। गीयता क्या होती है? कविता इतनी अच्छी लगने लगी है। हो जाए न पथ पे रात कहीं, मंजिल भी तो अब दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये जो आप पंक्ति पढ़ेंगे तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी, ये वाली पंक्ति, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। तो यहाँ पे क्या है, गीयता का मतलब उसको गाने में मजा आता है। गीयता आ गई है इस पंक्ति को आने से, उसको पढ़ने में मजा आने लगा है, समझ गए। इसी कारण से यह गीत जो है, यानी कि जो अभी इसके ऊपर की ओर लाइन है, ये पूरा जो गीत है वो अधिक मधुर बन गया है। तो इसकी विशेषता क्या है इस पंक्ति के आने से? एक तो गीयता, गा सकते हैं, गाने में मजा आ रहा है, और क्या ये गीत जो है पूरा क्या बन गया है, बहुत मधुर बन गया है। और इसके आने से क्या हुआ है, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार की उत्पत्ति हो गई है। इसीलिए इस पंक्ति का क्या विशेषता है इस पूरी कविता में, तो हमने इसको बता दिया। समझ गए मेरी बात? आई होप कि आपको समझ में अभी तक आ गया होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस फर्स्ट चैप्टर से मैंने 6 क्वेश्चन लिए, 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन बढ़ेंगे पार्ट 2 की ओर, यानी अगले वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ना फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, इसका जो टॉपिक नया का नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें मैंने आपको 6 क्वेश्चन कवर किए हैं। इन 6 क्वेश्चनों को आप तब तक याद कर लेना, लिखना चाहो लिख लेना, बाद बाकी मैं पीडीएफ बना के आपके लिए भेज दूंगा, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। जब तक आप चाहें तो बोर्ड से लिख लिया करो, क्या दिक्कत है। बढ़िया साफ समझ में ना आए तो पीडीएफ में से देख लेना बाद में, भैया उस एक आध क्वेश्चन को तो समझ में आ रहा है उनको लिख लो। आप क्या के लिए लेट होते हो, मैं एक आध दिन लेट भी हो जाता हूँ पीडीएफ डालने में, तब तक आप लिख लेना, ठीक है। या इसको एक बार और वीडियो को देख लेना, आपको याद ही हो जाएगा, पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इससे क्या आपको याद हो। तो 6 क्वेश्चन ये आपका काम है कल के लिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन कवर करूंगा, ठीक है। अभी 6 क्वेश्चन को मैंने कवर किए, आज के लिए इतना ही है। इसका पार्ट 2 देखें अवश्य रूप से, क्योंकि ना पार्ट 2 में इसका पार्ट 1 है ना, पार्ट 2, 3, 4, 5 लगभग मैं पद्य खंड को कवर करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।
ख्याल रखना अपना। ओके।